Assalamu alaikum, and in this video we'll take a look at some of the important topics of GIT pathology. तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ एफ्थस अल्सर्स और दी कैंकर सोर्स। मुंह में छाले बनना बहुत कॉमन है। अब बनते क्यों हैं, इसकी कोई सच डिफाइंड कॉज नहीं है, इडियोपैथिक है, बट क्या हो जाता है कि फेमिलियल है, फैमिलीज़ में रन करते हैं। इन द फर्स्ट 2 डेकेड्स ऑफ लाइफ बनते हैं, 7 to 10 डेज़ में रिजॉल्व हो जाते हैं, बट रीअकरिंग होते हैं, बार बार हो सकते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, एंड दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद सम GIT डिजीज़ लाइक स्टोमाटाइटिस है, किसी को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, उसमें हमें ये काफ़ी ज़्यादा एपरेंट नज़र आते हैं, बट इनकी एक्चुअल कॉज स्टिल अननोन है। तो दिस इज़ हाउ द एफ्थस अल्सर्स और द कैंकर सोर्स लुक लाइक। नेक्स्ट इज़ द फाइब्रस प्रोलिफरेटिव लीजन्स। अच्छा, कहा जाता है कि जब भी किसी सॉफ्ट टिश्यू को रिपीटेड ट्रॉमा मिल रहा होता है, रिपीटेड इरिटेशन मिल रही होती है, तो वहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है, हम बोलते हैं रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया। तो उस वजह से होता है कि वहाँ पे एक फाइब्रस की ग्रोथ बन जाती है, उसे हम बोलते हैं फिर फाइब्रस प्रोलिफरेटिव लीजन्स। नॉर्मली हमारे पता है ओरल कैविटी की जो स्किन होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, एंड व्हेन वी रिपीटली कोई हम ऑब्जेक्ट, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट च्यू कर रहे हो, लाइक अगर हम टोबैको को च्यू करते हैं या वो जो और पान वगैरह, छाले वगैरह लोग चबाते हैं, उससे ये होता है कि रिपीटेडली उसको इरिटेशन मिल रही है हमारे ओरल म्यूकोसा को, तो वहाँ पे जो फाइब्रस ग्रोथ होगी वो ज़्यादा होगी और वहाँ पे नोड्यूल्स बन जाएंगे, फाइब्रस नोड्यूल्स जिसे हम बोलेंगे फिर फाइब्रस प्रोलिफरेटिव लीजन्स। और उसका हल ये होता है कि हमें उसको सर्जिकली एक्सरसाइज कराना पड़ता है, रिमूव कराना पड़ता है, एंड दिस इज़ हाउ दिस लुक लाइक। यू कैन सी इनसाइड ऑफ चीक्स पर हमें इस तरह का एक फाइब्रस की ग्रोथ नजर आती है, विच इज कॉल्ड एज अ फाइब्रस प्रोलिफरेटिव लीजन्स। देन इसी तरह की एक और कैटेगरी होती है इन लीजन्स को हम बोलते हैं पायोजेनिक ग्रैनुलोमास। वी नो दैट ग्रैनुलोमा उस तरह की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्लम्पिंग टुगेदर हुई होती है इन्फ्लेमेटरी सेल्स की, राइट। तो इन द सेम वे अगर आपके माउथ में कहीं पर भी इरिटेशन होगी, वहाँ पे फिर एट द एंड डैमेज होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, तो वहाँ पर बहुत सारे सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आकर क्लम्प टुगेदर कर जाएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमेच्योर ब्लड वेसल्स की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी, तो बहुत ही रेड सा मैस सा बन जाता है हमारे ओरल कैविटी में। उसमें बहुत जो मोस्ट कॉमन उसकी साइट है वो हमारे गम्स है, हमारे जिंजीवा पर ही, हमारे गम्स पर ही बन जाता है, एंड इट इज़ सेम एज दैट ऑफ फाइब्रोमा, बट ये कि ये थोड़ा ज़्यादा हाइपरेमिक होता है, इसमें ब्लड वेसल्स की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अ फाइब्रस प्रोलिफरेटिव लीजन, राइट। और इसकी साइड भी डिफरेंट है, वो गम्स में नहीं बन रहा था, वो चीक्स में या ओरल कैविटी में कहीं और बन रहा था, जबकि ये स्पेसिफिकली फॉर गम्स है, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। एंड इवन दिस pyogenic granuloma has to be excised out in order to cure the disease. Then the third important topic of oral cavity is the squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma हम किसी भी epithelial cell के ट्यूमर को बोलते हैं। We know that our whole oral cavity is lined by stratified squamous epithelium. तो अगर इसमें कहीं भी कोई ट्यूमर हो जाए, कोई ग्रोथ हो जाए जो कि कैंसरस हो, जो कि malignant हो, उसे हम बोलेंगे squamous cell carcinoma, राइट। तो 95% जो oral cavity के ट्यूमर्स होते हैं वो squamous cell carcinomas ही होते हैं। जो बाकी 5% उसमें ये होता है कि बहुत से salivary glands के भी ट्यूमर्स हो सकते हैं, तो उनको फिर हम 5% में कैटेगराइज करते हैं कि मोस्टली हमारे पास यही होता है। तो इसका भी मसला ये देखें, हम किसी भी एरिया को आप जब रिपीटेडली ट्रॉमा देते रहेंगे तो उसका ये होगा कि पहले वहाँ पे सेल्स में चेंजेस आएंगे, वहाँ पे जो उनकी ग्रोथ होगी वो डिसऑर्डर्ड हो जाएगी, लाइक उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेजिया, डिसऑर्डर्ड ग्रोथ। तो अगर सेल्स सीधे सीधे पड़े हुए तो वो बाद में डिसओरिएंट हो जाएंगे एक दूसरे से, उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेजिया। आफ्टर डिस्प्लेजिया द नेक्स्ट जो उसका स्टेप होता है वो होता है मेटाप्लेजिया, जो सेल्स होंगे अपने साइड टाइप चेंज कर लेंगे, अगर उसके में से तो कोलमनर हो जाएंगे, ट्यूबोइडल हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसके बाद ये सेकंड उसकी कैटेगरी होती है। थर्ड ये होती है कि इसके बाद उसमें होती है नियोप्लेजिया, उनमें होती है कैंसर ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, जिसमें पहले तो वो होते हैं बेनाइन, और एक बार वो उसमें म्यूटेशंस ज़्यादा हो जाएं तो एट द एंड उसमें क्या होना होता है, मैलिग्नेंसी आनी होती है और फिर वही कैंसर ग्रोथ बन जाती है। दिस इज एक्चुअली द पैटर्न ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एज वेल, कि पहले क्या होगा डिस्प्लेजिया, देन मेटाप्लेजिया, देन नियोप्लेजिया, एंड एट द एंड मैलिग्नेंसी हो जाएगी, ठीक है। एलिवेटेड रिस्क फैक्टर क्या होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का, वो यही है कि अगर आप रिपीटेडली अपने ओरल कैविटी को कार्सिनोजिन से एक्सपोजर दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप टोबैको बहुत ज़्यादा खा रहे हो, अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो आपकी ओरल कैविटी टाइम एंड अगेन एक्सपोज हो रही है जितने भी कार्सिनोजिन्स हैं उनसे, तो उससे क्या होगा एट द एंड वी नो वेरी वेल कि हमें डिस्प्लेजिया होगा, मेटाप्लेजिया होगा, फिर कैंसर ग्रोथ ही बन सकती है, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस की ये कि 2 तरह की कॉजेज हो सकती है। एक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी इरिटेटिव ऑब्जेक्ट हो या कोई भी कार्सिनोजेनिक ऑब्जेक्ट हो जो हम बार बार हम उसे एक्सपोज हो रहे हो, लाइक टोबैको है या अल्कोहल है। सेकंड इसकी कॉज हो सकती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस। तो किसको भी वायरस जब इन्फेक्ट होता है इसी एरिया को, तो वो वहाँ के DNA स्ट्रक्चर्स को इन्फेक्ट कर रहा होता है, तो वहाँ से फिर ये होता है कि म्यूटेशन ज़्यादा बनती हैं। अब अगर म्यूटेशन हो जाए ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में, फॉर एग्जाम्पल TP53 जीन में, या वो जीन्स जो कि सेल्स की प्रोलिफरेशन को नॉर्मली कंट्रोल करते हैं, लाइक RAS जीन, RAS जीन, अगर उन दोनों में हो जाए म्यूटेशन तो उससे फिर क्या होगा, वी नो दैट उससे फिर अनकंट्रोल ग्रोथ होगी और कैंसर रिजल्ट करेगा। तो एक चीज़ होगी एक्सपोजर टू कार्सिनोजेन, सेकंड कॉज होगी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और एनी वायरस, राइट, जो कि मैसअप करे हमारे नॉर्मली कंट्रोलिंग जीन्स को।
ठीक है। अच्छा, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी दिखती है, हमें दिखता कैसे, होता कैसे? तो कॉमन लोकेशन हमने कहा कि वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग है, इनर एस्पेक्ट ऑफ लिप्स है, इसके अलावा फ्लोर ऑफ माउथ में होता है, सॉफ्ट पैलेट पर, जिंजिवा पर हमें ये कैंसर मिलता है। इसके अलावा दो कंडीशन होते हैं, ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया होता है वाइट प्लैक्स या वाइट पैचेस बन जाते हैं हमारे माउथ में, जो कि स्क्रैप ऑफ नहीं हो सकते इजीली क्या वो हो ही नहीं सकते, वो बस वहाँ पे परसिस्टेंट होते हैं, वाइट पैचेस होते हैं ल्यूकोप्लेकिया। और एरिथ्रोप्लेकिया होते हैं रेड पैचेस। तो नॉर्मली जब भी कहीं पर डिसऑर्डर ग्रोथ होती है, मेटाप्लेजिया हो रहा होता है या इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, उन एरियाज़ में फिर ऐसे होता है कि वाइट और रेड पैचेस बन जाते हैं, टिश्यू डैमेज का एक इंडिकेशन होती है। तो ये हम ये कहते हैं कि इस कैंसर ग्रोथ से पहले उसका एक प्रिकर्सर है कि वहाँ पे ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया होता हुआ नजर आएगा। तो इन द बैकग्राउंड ऑफ कैंसरस कंडीशन विल ऑलवेज फाइंड ल्यूकोप्लेकिया, ऑलवेज नहीं बट मोस्टली वी विल फाइंड एरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि एज आई टोल्ड बिफोर डिस्प्लास्टिक प्रिकर्सर लीजन्स होती हैं एट द एंड, फिर उसमें एनाप्लेजिया होता है। एनाप्लेजिया होता है जब सेल्स डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वो बिल्कुल ही यू कैन से कैंसरस, जो यू नो वेरी वेल कि जो भी कैंसर सेल्स होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होते। तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा कैंसर हाई ग्रेड होगा उतना ज़्यादा वो नॉन डिफरेंशिएटेड होगा, राइट। और फिर हम देखते हैं कि जो भी ये कैंसर ग्रोथ होती हैं ये इन्फिल्ट्रेटिव होती हैं, इधर उधर के ऑर्गन्स को इन्फिल्ट्रेट कर रही होती हैं, ये मेटास्टाइज भी कर सकती हैं टू द सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एज वेल एज टू मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स एज वेल एज टू लंग एंड द लिवर। सो विद दिस नोट वी आर सो दिस इज हाउ इट लुक्स मॉर्फोलॉजिकली। ये अल्सरेटेड सा होता है, इन्फिल्ट्रेटिव सा होता है, इसकी इरेगुलर सी बाउंड्रीज होती हैं, इसको हम कहते हैं रोल्ड आउट मार्जिन होते हैं इसके। तो दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन इट्स मॉर्फोलॉजी एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट हिज कॉमेंसल कार्सिनोमा एंड द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ओरल कैविटी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।